नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमपी गवर्नमेंट एग्जाम पे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। अपनी जो जीएस की सीरीज चालू चालू की है हमने पॉलिटी की, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था प्रीएम्बल, प्रस्तावना के बारे में। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। भारत के संविधान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक सिटीजन के लिए, वो है उसके मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अधिकार क्या होता है, राइट्स। ये चीज आप समझेंगे जब आप पूरा लेक्चर समझ लेंगे। उसके बाद ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपसे वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। सब लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सीरियसली होकर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं या जो अपने मौलिक अधिकार हैं, वो संविधान में आखिरकार हैं कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे हैं, कौन सी जगह पे हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन संविधान के कौन से पार्ट में या कौन से हिस्से में है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो वो आपके रहेंगे पार्ट 3 में। पहली चीज तो याद क्या रखनी है, मौलिक अधिकार संविधान के किस पार्ट में है, पार्ट 3 में, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक आएंगे? फंडामेंटल राइट्स आपके हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। सेकंड, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारत का संविधान है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनसे जितनी भी अच्छी चीजें जो संविधान सभा को लगती थी कि जिनको हम अपने संविधान में शामिल करके अपने लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट या बहुत एक अच्छी चीज ला सकते हैं, वो सब हमने किया था। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं या जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने कहां से लिए हैं, वो लिए हमने अमेरिका से। और अमेरिका से कहां से, अमेरिका से आपके बिल ऑफ राइट्स से। जो आपका बिल ऑफ राइट्स है अमेरिका का, वहां से हमने इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है। याद क्या रखना है? सबसे पहला पार्ट 3 में है, भाग 3 में है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में है और कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। इतना याद करना है अभी आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आपको बता दूं, टोटल भारत के संविधान में टोटल जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो हैंगे टोटल 6। कितने हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं और 6 मौलिक अधिकारों के अंदर भी अधिकार रहेंगे। तो एक एक करके अपन आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स के जो राइट्स चालू हैं वो आपके आर्टिकल 14 से हैं। अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 में है क्या, तो आपके आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 में है आपकी राज्य की परिभाषा। यानी कि आर्टिकल 12 आपको बताता है कि सरकार, जब हम शब्द यूज करते हैं सरकार, तो कौन कौन सी चीजें उस सरकार में आती हैं। सरकार में सिर्फ अपने जो लोकसभा राज्यसभा नेता वगैरह हैं जो रूलिंग पार्टी के हैं, सिर्फ वो नहीं आते। सरकार में वो चीजें भी आती हैं जो सरकार से
जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी सरकार के अंडर में आती हैं। तो आपका आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में है आपकी राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट या डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि राज्य, जब सरकार कहती है राज्य, तो राज्य में क्या क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13। इसमें साफ लिखा हुआ है, कोई भी कानून, देखिए, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार या मतलब जो भी कानून फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, तो वो क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? शैल बी वॉइड। शैल बी वॉइड का मतलब होता है उसको नल एंड वॉइड करना, यानी कि उसको बिल्कुल वहीं पे खत्म कर देना। हिंदी में पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल या उनका हास करने वाले सभी कानून शून्य होंगे। आपको याद रखना है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है और वो कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत जाते हैं तो उन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आर्टिकल 14, जो पहला अपना आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में आपको क्या दिया हुआ है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी में, कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। आप लोगों ने पिक्चरों में बहुत से ये डायलॉग सुने होंगे कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है, सब, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधायक, सांसद, सब कानून के अंडर में आते हैं। जो अपना देश है ना, अपने देश में कानून की प्रधानता है। जो लॉ है ना वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कोई इंसान, कोई पद या कोई और चीज सबसे बड़ी नहीं है। अपने देश में सबसे बड़ा है कानून, और कानून के अंदर सभी लोग आते हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं आता है, पहली चीज। दूसरा क्या है? कानून का समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या कानून का समान संरक्षण में आता है कि जो कानून है वो किसी एक जाति, एक वर्ग या एक सेक्शन ऑफ ग्रुप को प्रोटेक्शन नहीं देता। कानून सबको बराबर संरक्षण देता है अगर सरकार उसके मानव अधिकारों के खिलाफ कोई भी काम करती है, ठीक है, या उसके जो मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है, उसके खिलाफ अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो आपको आर्टिकल 14 देता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समान संरक्षण। कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कानून का जो संरक्षण है वो सबको प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म विशेष का हो। आर्टिकल 14 में इतना ही है। दो छोटी सी चीज और याद करनी है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, कानून के समक्ष समानता, वो हमने कहां से ली है? वो है आपका ब्रिटिश ओरिजिन। कहां से? ब्रिटिश मूल से। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, कानून का समान संरक्षण है, वो हमने लिया है, वो एक अमेरिकन यानी कि अमेरिका की अवधारणा है। यानी कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने सब समान है, वो चीज स्टार्ट हुई थी, ऑरिजिन उसका हुआ था ब्रिटेन में, ब्रिटिश में हुआ था। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानूनों के समान संरक्षण, इसका ऑरिजिन स्टार्टिंग हुई है अमेरिकन से, अमेरिका से, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल 14। अब बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैं थोड़ा सा स्लाइड बुक करना चाहूंगा। एक चीज मैं आपको लिखवा देता हूं पहले, कि जो अपने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं या जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपका है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक।
नंबर 2 है आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। थर्ड है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है आपका राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। अब आपके बच्चे 2 राइट, 4 मिनट लिख दिए। अब जो 2 राइट बचे हुए हैं ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसको हटा देते हैं, वापस से अपनी पीडीएफ पे आते हैं। यहां थे अपन, ठीक है। आर्टिकल 14 अपना हो चुका है। अब चलते हैं आर्टिकल 15 की ओर, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 की ओर चलेंगे। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। यानी कि आप लोगों के बीच में इन लोग संविधान में कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे ग्राउंड दिए हुए हैं जिसके आधार पे आप लोगों को बांट नहीं सकते। एग्जाम्पल जैसे आपको देखता हूं, देखो, नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आपको ये ग्राउंड याद रखने हैं कि आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में वो कौन से ग्राउंड है जिसके ऊपर आप भेदभाव नहीं कर सकते। पहला क्या है? धर्म। दूसरा क्या है? रेस। तीसरा क्या है? कास्ट यानी कि जाति। चौथा क्या है? सेक्स यानी कि मेल और फीमेल। पांचवा क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ। अभी आपने जैसे कि अगर आप बहुत टाइम से करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, 1-2 साल से, तो आपने ये सुना होगा कि ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो अपने यहाँ के लोगों को एक फिक्स कोटा देना चाहते हैं रिजर्वेशन का। अभी हाल ही में कुछ साल में हरियाणा में भी ऐसी डिमांड उठी थी। तो हरियाणा में डिमांड उठी तो ये किसके बेस पे वो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट? प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, कि अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हैं तो आपको एक स्पेशल फायदा दिया जाएगा। अगर वो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे है कि आप इस स्टेट के नहीं है, दूसरे स्टेट के हैं, तो वो इसके अंडर में आएगा। तो टोटल 5 चीजें हैं जिनके ऊपर कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश। ठीक है। नेक्स्ट, नो रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक प्लेसेस, शॉप और रेस्टोरेंट। यानी कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, या जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ जो सार्वजनिक जगह हैं, वहां पे आप जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और मूलवंश, इन 5 जो ग्राउंड हैं उनके ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। अब चलते हैं आगे आर्टिकल 16 की ओर। आर्टिकल 16। अब 14 हो गया, आप यह जानते हैं कि 14 हो गया और 15 हो गया। अब बढ़ते हैं 16 की ओर। आर्टिकल 16। 16 में क्या है? 16 में है अवसर की समानता। ये मैंने आपको जब प्रस्तावना पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, तो ये मैंने कहा था कि अवसर की समानता हमारे संविधान का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है जो कि मौलिक अधिकार में मिलता है। तो इसमें क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। यानी कि
1 2 3 4 5 6। आर्टिकल 15 और 16 में जितने भी ग्राउंड मेंशन है जिनके ऊपर आप भेदभाव नहीं कर सकते, एक चीज का अंतर है। आर्टिकल 15 में कहीं भी, आर्टिकल जो 15 है उसमें कहीं भी डिसेंट के बारे में नहीं है, और आर्टिकल 16 में डिसेंट के बारे में है। किसके बारे में है? डिसेंट के बारे में। आर्टिकल 16 में एक नया ग्राउंड कॉन्सेप्ट जुड़ गया है, डिसेंट। धर्म है, जाति है, लिंग है, मूलवंश है, जन्म स्थान है, 1 2 3 4 5, या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, या तो प्लेस ऑफ बर्थ हो गया या डिसेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, एक अंतर है इसमें, आपके ग्राउंड कितने मेंशन है? इसमें आपके 6 ग्राउंड मेंशन है, इसमें आपके 5 ग्राउंड मेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया, अब चलते हैं 17 की ओर। ये आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे फाउंडेशन क्लासेस में। अभी ये एक रैपिड रिवीजन कोर्स है, तो हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं उसको लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम बहुत जल्दी एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें आपको किसी भी एग्जामिनेशन में अगर जीएस, मैथ और साइंस आ रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाउंडेशन कोर्स में हम आपको बिल्कुल डिटेल में हर चीज पढ़ाएंगे। अभी ये एमपी प्लस का टारगेट बैच है, तो हम सब जल्दी जल्दी फास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। और यदि आपको हमारा पढ़ाना, हमारा कंटेंट और अच्छा लग रहा है, आपको हमारी चीजें, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको जो लगता है कि हम जो बेहतर कर सकते हैं उसको आप कमेंट में लिखें, तो हम इसको आगे से ध्यान रखेंगे। और फाउंडेशन बैच हम बहुत जल्द, मुश्किल से 1 या 2 महीने में चालू करेंगे, तो आप लोग तब उसका पार्ट बन सकते हैं। अभी तो हमसे बहुत फास्ट सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। आर्टिकल अपना 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 17 पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, अपने संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 6, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आर्टिकल 17 इकलौता ऐसा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 17 इकलौता ऐसा मौलिक अधिकार है जो एब्सोल्यूट है। क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नो इफ, नो बट, ना अथवा, ये कुछ यूज नहीं होता है। खत्म करना है तो करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि बहुत से मौलिक अधिकार हैं, इसमें आप देखेंगे कि साइड में लिखा हुआ है एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। जितने मौलिक अधिकार सब में कुछ ना कुछ अपवाद देंगे, लेकिन जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 है, वो एब्सोल्यूट है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। और आर्टिकल 17 किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 17 का जुड़ा हुआ है अनटचेबिलिटी से। अनटचेबिलिटी से, जैसे कि जो लोग गांव की पृष्ठभूमि से होंगे, ये आप लोगों ने बहुत पास से देखा होगा, मैंने ही बहुत पास से देखा हुआ है कि जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वहां पे जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको एक बहुत अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनको अलग बिठाए खाना खिलवाया जाएगा, उनको किसी से मतलब फिजिकल कांटेक्ट या बातचीत नहीं करवाने दी जाएगा, उनको दूर से मतलब देना। या आप लोगों ने भी घर पे देखा होगा कि जब हमारे घर के बाहर कोई कोई मांगने आता है या कोई मतलब ऐसे मतलब जो लोअर कास्ट के, वैसे लोअर कास्ट कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारे समाज में, जो हमारे मन में जो धारणा बनाई है, तो हम उनको एक बिल्कुल अलग ट्रीट, उनको हम एक ह्यूमन ट्रीट नहीं करते। इसमें आपने हिंदी में सुना होगा जिसे कहते हैं हिंदी में छुआछूत। तो छुआछूत हमारे समाज की एक बहुत बड़ी हकीकत रही है, पहले से लेके अभी तक। सरकार ने बहुत कानून बनाए, संविधान में भी अधिकार दिया आर्टिकल 17 के, जिसमें छुआछूत खत्म होना चाहिए, लेकिन आज भी जो इंडिया का जो बिल्कुल कोर रूरल एरिया है, जो गांव वाले पृष्ठभूमि के रहेंगे, वहां पे अभी भी वो चीज देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत होना चाहिए हर तरीके का।
आपको एक चीज ध्यान रखनी है, छुआछूत का अंत एक एब्सोल्यूट राइट है, इस पे कोई अपवाद नहीं है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो छुआछूत है मतलब अनटचेबिलिटी है, वो कहीं भी डिफाइन नहीं है कि छुआछूत होता क्या है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए क्या अनटचेबिलिटी डिफाइन है, नहीं है। और यहां पे आप एक एक्ट देख रहे होंगे, ऑफेंस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, यानी कि जो छुआछूत का पालन करता है उसके लिए दंडनीय अपराध एक एक्ट में है, और जो चीज एक्ट में होती है उसको लागू होना ही होता है, उसकी पावर उस एक्ट से आती है। तो आर्टिकल 17 एक एब्सोल्यूट राइट है जो कहता है छुआछूत का अंत होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये सिर्फ ये काम का है कि आर्टिकल 17 किससे जुड़ा हुआ है। बेसिस बताने को बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज हमारा उद्देश्य है कि हम आपको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का रिवीजन करवाएं, जिससे आप घर पे फिर से रिवाइज कर सकें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 17 हो गया, नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18, इसमें आपका है अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि उपाधियों का उन्मूलन। आपको ऐसे मालूम होगा कि हमारे देश में आजादी से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो राजा महाराजा होते थे उन्हें उपाधि मिलती थी, जैसे राजा अधिराज ऐसे करके, या फिर राय बहादुर। जो उपाधि होती थी ये दिखाती थी कि सामने वाला हमसे नीचा है। तो जब संविधान सभा बनी तो उन्होंने जो कहा था कि हमें ऐसी चीज दिखानी नहीं है कि जिससे सामने वाले को जो लगे कि ये हमसे ऊपर है, तो हमें उससे बात करने में झिझक हो। तो आर्टिकल 18 साफ कहता है कि कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, या फिर उपाधि को ये रोकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी नेशनल अवार्ड होते हैं, भारत रत्न हो गया, परमवीर चक्र हो गया, या फिर जो आपके एजुकेशन अवार्ड या टाइटल मिलते हैं, वो आर्टिकल 18 में नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है, या मतलब किसी को मिलिट्री में एक बहुत अच्छी सर्विस के लिए परमवीर चक्र मिलता है, वो उपाधि में नहीं आता है। उपाधि में वो चीज आती है जो आपको मिलती हैं हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब कि आप उस परिवार से जुड़े हुए हैं तो आपको खैराता मिल गई है, सिंपल। तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 बात करता है कोई भी उपाधि नहीं लेगा, और जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैंगे वो आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आते, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं माने। ये आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 18 हो गया। अब आप जरा यहां पे गौर फरमाइए थोड़ा सा, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, यानी कि 14 से लेके 18 तक फिर से रिवाइज करवाता हूं। 14 में था कानून की नज़र में सब बराबर है और कानून का संरक्षण सबको प्राप्त। 14 में 15 में था कि जो 5 ग्राउंड मेंशन हैंगे, धर्म, जाति, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस। रेस का मतलब होता है नस्ल, रेस माने नस्ल। इन 5 ग्राउंड के ऊपर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और 15 हो गया। 16 में क्या है? 16 में ये है कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे, अवसर की समानता। और जब अवसर की समानता है तो उनने कुछ ग्राउंड मेंशन करे हैं कि इन ग्राउंड पे बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा। धर्म, रेस मतलब नस्ल, कास्ट जाति, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। डिसेंट मतलब आपकी वो पीढ़ी दर पीढ़ी कहां पे रहती हुई आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 16। 17 में क्या है? 17 सबसे क्लियर है, सबसे छोटा या याद करने में। 17 छुआछूत का अंत। 17 मतलब खतरा, और अपने भारतीय समाज पे सबसे बड़ा खतरा क्या रहा है? छुआछूत। तो 17 खतरा, छुआछूत।
सिंपल। ये आप लोगों ने बहुत पास से देखा होगा, जो लोग गांव में रहे होंगे, आज भी देखने को मिलता है। हम भी अभी कुछ दिन पहले गांव गए थे, तो हमने भी, हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस थे, तो हमने बहुत बार देखा है, पर पहली बार हमने बिल्कुल आंखों के सामने देखने का मौका मिला, तो हमें लगा कि यार आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं जिस मानसिकता से निकालने के लिए संविधान बनाया गया था। यानी कि संविधान बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक वो संविधान के जो कोर वैल्यू हैं, जो उसके मूल्य हैं, जब तक वो लोगों के दिमाग में नहीं आएंगे और लोग उसको अपनाएंगे नहीं, तब तक संविधान हम कितना भी अच्छा बना लें, जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक संविधान का कोई फायदा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। हमने अपना पहला आर्टिकल कंप्लीट कर लिया, जो है अपना राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। 14 में कानून वाला, 15 में जो भेदभाव, 16 में अवसर, 17 में छुआछूत और 18 में उपाधि। ऐसे याद करना है, सिंपल, रिलैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड है अपना, आर्टिकल 2 है अपना, 2 है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 यानी कि 19 टू 22 में आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 में टोटल 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी आएंगी, 6। आर्टिकल 19 में टोटल 6 फ्रीडम दी गई हैं। सबसे पहली आपकी है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक बात बताओ, जब तक बोलने का अधिकार नहीं होगा तब तक क्या ही कर लोगे? जब तक आपको अपनी बात रखनी नहीं आती, आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते, अपने कोई चीज सोच नहीं सकते, अपनी बात नहीं कह पा रहे हो। यही तो अंग्रेज के टाइम पे था। क्या था कि हम गुलाम थे, और गुलामी बहुत टाइप की थी। जैसे आपने भगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, वो उन्होंने जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका तो क्यों फेंका था? उनके बम फेंकने का पर्पस क्या था? उन्होंने साफ कहा था कि ये बम किसी को मारेगा नहीं, ये वो आवाज पैदा करेगा जो इस गूंगे भारत को सुनाई देगी। क्योंकि उस टाइम पर लोग कुछ सुनते समझते नहीं थे। इसीलिए आजादी, फ्रीडम किसकी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है। नंबर टू राइट टू असेंबल। अभी आपने जंतर मंतर का आंदोलन देखा, अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो ये आंदोलन भी नहीं होता, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट। पर एक कंडीशन भी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 लोग खड़े हो गए और आप बंदूक ले खड़े हैं पुलिस थाने के सामने और आप कहेंगे ये तुम्हारा अधिकार है। ना 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 ना, हर अधिकार के साथ कुछ सीमाएं हैं, और सिर्फ एक ऐसा अधिकार है जिसके साथ सीमा नहीं है, वो है आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। ठीक है। सबसे पहला क्या है? बोलने का अधिकार। फिर असेंबल, यानी कि शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, वैसे मुझे लगता है, बाकी नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाऊंगा। पहले संगठन बनते थे, कांग्रेस बना, संगठन है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी थी HSR, वो ही बनी, वो भी संगठन था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रोकती थी कि आप संगठन नहीं बनाएंगे, तो इनको अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ता था। एक चीज आप ध्यान रखिए, हमारे संविधान की जो नींव है ना, या जो हमने चीजें सीखी हैं, जो स्वाधीनता संग्राम में हमें फेस करना पड़ा था लोगों को, ऐसा सब ना करना पड़े, इसके लिए कुछ चीजें ऐड करी गई हैं। जैसे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि आप संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू मूव फ्रीली। आप भारत देश में कहीं भी घूम सकते हैं। कैसा पॉसिबल है, पर एक सीमा है। अगर आप ये कहें कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब देखने जाना है, तो वहां के आपको जाने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? वो नेशनल सिक्योरिटी के से हार्मफुल हो जाएगा फिर। तो आपको उतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जब तक वो देश की अखंडता, देश की सुरक्षा
और लोगों के मानव अधिकार को हार्म नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू रिसाइड। आप भारत के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं। ये आपको आपको मालूम होगा कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा नहीं था, तो जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी इंसान जम्मू कश्मीर में रहने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी नहीं परमिशन कि जम्मू कश्मीर से वो लोग रहेंगे जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं, वहां के वो नेटिव रहने वाले हैं। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, पर कुछ लिमिटेशन तो होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। आपको जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, खुद का कुछ और चालू करना, यू आर फ्री। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ड्रग्स का व्यापार करूंगा, वो पे खतरनाक हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा है, आपके फ्रीडम तभी तक है जब तक आप देश की सुरक्षा, लोगों के मानवाधिकार और देश की अखंडता को खतरा नहीं पहुंचाते। ऐसे तो मैं कहूं व्यवसाय करना मेरा अधिकार है और मैं पाकिस्तान से AK-47 बेचूंगा भिंड में आके। हाँ, भिंड में बंदूकें फेमस है, लेकिन AK-47 नहीं, 315 है, वो वहां काम नहीं करेगी। ठीक है। तो आपको जो याद रखना है वो ये है, जो आपको याद कर रखना है, आपको याद ये रखना है कि अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहली तो बोलने की है यार। आपको मैं सब कुछ दे दूं, बस बोलने ना दूं, आप कितने दिन बिना बोले रह लोगे। एक चीज और है, यहाँ पे राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ना 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 ना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, अपने आप को अभिव्यक्त करना। अगर मैं आपको सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने से रोकूं, तो मैं आपको आपके अधिकार के खिलाफ जा रहा हूं। सीधी सी बात है। आपको बोल के, इशारों में, कार्टून से, पेंटिंग करके, अखबार के थ्रू, सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। कब तक? जब तक वो देश के लिए खतरा नहीं बनते। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी देश के साथ अपने संबंध अच्छे हैं, या जैसे कि चीन है संबंध खराब है, तो जब क्रिटिकल कंडीशन हो और यहाँ से कुछ ऐसे भाषण निकल जाए जो टेंशन को और बढ़ा दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, बोलने का अधिकार, सभा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, और कहीं भी प्रैक्टिस में कोई भी व्यवसाय करने का। देखो, पहले बोलोगे, फिर असेंबल होगे, ग्रुप बनाओगे, फिर एसोसिएशन बनाओगे, ठीक है, फिर पूरे देश में घूमोगे, फिर कहीं रहने का मन करेगा, शादी वादी हो जाएगी। अब शादी हो गई तो जिम्मेदारी भी है, बीवी बच्चों को खिलाओगे क्या बिना व्यवसाय करे? तो आखिरी काम क्या है तुम्हारा? ये व्यवसाय। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमने क्या कर लिया, 19 हो गया। अब आप यहां देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 के जो अपवाद हैं, जो प्रतिबंध है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। पहला क्या है, आपके पास ये स्वतंत्रता तो है, कब तक? जब तक आप इन चीजों में नहीं पढ़ते। यानी कि अगर आप जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो देश की संप्रभुता या देश की अखंडता पे खतरा हो सकती है, तो आपसे आपका अधिकार ले लिया जाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर वो राज्य की सुरक्षा में हानिकारक या विघ्न पैदा कर रही है, तो भी आपको अधिकार यूज नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी भी देश के साथ अपने अच्छे संबंध हैं, तो आप नहीं कर सकते। तीसरा, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, नैतिकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या आप कोर्ट की बुराई कर सकते हैं क्या? कोर्ट आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट, डिफेमेशन, यानी कि मानहानि। अगर आपके खिलाफ किसी ने आपसे बदतमीजी की और आपको लगता है कि इससे मुझे बहुत अंदर तक चोट पहुंची है, तो आपके लिए मानहानि वाला किया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, ऑफेंस यानी कि अपराध के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर किसी का वक्तव्य या किसी की स्पीच या किसी का एक्सप्रेशन किसी को भड़का रहा है दंगा करने के लिए, अब मान चलो किसी नेता ने कुछ स्पीच दे दी जिसमें वो इतने भड़काऊ भाषण दे रहा है कि इससे ये लगता है कि यार इससे दंगे फैल सकते हैं, इनको रोका जाएगा कि आप अपने अधिकार का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक यानी कि सामान्य जनता के से कुछ दिक्कत हो जाए। अब जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है जैसे कि अपना गुड़गांव वाला है, और गुड़गांव तो दिल्ली टू गुड़गांव बहुत से लोग ट्रेवल करते हैं, अब आप उसको आप उस पे आप जाम लगा दें या फिर उस पे आप धरना करने लगे, कितना बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा। ऐसे तो अनुच्छेद 16 में आपको अधिकार तो दिए गए हैं, एक चीज ध्यान रखना, अब आप सब लोग, अधिकार फ्री में नहीं आते। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ऐसे अधिकार के भी दो पहलू होते हैं। अधिकार के संग आप कर्तव्य भी आते हैं। राइट कम्स विद ड्यूटीज। अगर आपको आजादी दी हुई है तो वहीं तक दी हुई है जहां तक आप किसी को हार्म ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पिताजी ने आपको स्कूटी दिलवाई, मोटरसाइकिल दिलवाई, उनने क्यों दिलवाई? जिससे आप कोचिंग या स्कूल या कुछ काम कर सके। अब आप उससे बिल्कुल 100-150 की स्पीड में आपने एक्सीडेंट कर दिया, अब वो किसके लिए दी गई थी और आपने कर क्या दिया? अब आपको पापा कभी देंगे कि मोटरसाइकिल? पहले तो मारेंगे, कूटेंगे, गाड़ी को छीन लेंगे। ऐसे करती है सरकार। जिस काम के लिए अधिकार दिए हुए उसको यूज करो ना, समझ गए? गुड। तो पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? भारत की संप्रभुता पर खतरा ना हो, राज्य की सुरक्षा पर खतरा ना हो, आपकी वाणी, आपके अभिव्यक्ति, आपके जो भाषण है वो, जिससे दोस्ती के संबंध हैं दूसरे देशों से उनमें कुछ संबंध खराब ना हो, लोक व्यवस्था में दिक्कत ना हो, आप किसी की नैतिकता से रिलेटेड किसी को दिक्कत ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की आप कुछ नहीं बोल सकते, किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते जिससे उसको मानहानि सी फील हो। नेक्स्ट, आप किसी को अपराध के लिए उकसा नहीं सकते, और जो सामान्य जनता के हित हैं वो भी आप खराब नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ ऊपर ऊपर से, इंपॉर्टेंट इसके लिए समझा रहा हूं। डिटेल में तो आपको मैं फाउंडेशन में ही पढ़ाऊंगा, अभी से आप रिवीजन कीजिए अच्छे से आराम से। ठीक है, ये अपने नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आज एक काम करेंगे, आज हम सिर्फ दो ही आर्टिकल कवर करेंगे, आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल राइट टू फ्रीडम यानी कि 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, आखिरी बचा हुआ है वो और कर ले रहे हैं। आर्टिकल 20 में 19 तो अपन ने कर लिया, 20 में देखते हैं। 20 में आपका है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अगर किस अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अगर किसी इंसान ने एक बार कोई क्राइम कर दिया उसको एक बार ही सजा होगी, ऐसा नहीं है कि सेम क्राइम के लिए 2 बार सजा हो जाए। ये कहां दिया हुआ है? दोहरे दंड से संरक्षण यानी कि नो डबल जियोपार्डी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि किसी ने मान लो मर्डर किया 2002 में और कानून आया 2007 में, तो क्या उसको सजा हो जाएगी? नहीं, उसको सजा तभी होगी जब वो कानून लागू होगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप 4 साल बाद कानून लेके आए और जिसने 4 साल पहले अपराध किया है उसको आप जेल में डाल दें, ऐसा नहीं करेंगे। ये कहां पे आपका है? नॉन एक्सपेक्टो लॉ, यानी कि भूतलक्षित दंडात्मक कानून नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 20 हो गया। 21, हाँ 21 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। ये इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि शायद ही कोई ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसकी व्याख्या
सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ज्यादा करी हो। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मैं एक अलग लेक्चर लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको मैं डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ये जो क्लास है ना मौलिक अधिकार की, 2 पार्ट में होगी। आज एक पार्ट होगा, कल या फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तभी आप क्वेश्चन कराएंगे। आर्टिकल 21 में तब कराऊंगा, तब तक आपका होमवर्क है, आप आर्टिकल 21 को रीड करेंगे। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, बट आपको रीड करना है, क्योंकि आर्टिकल 21 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, होमवर्क है। अपन 21A देख लेते हैं। 21A, 21A में है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में क्या है? शिक्षा के अधिकार में यह है कि जो भी बच्चे 6 और 14 साल के बीच में हैं, कि कितने 6 और 14 साल के बीच में हैं, उनको सरकार द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। यानी कि 6 और 14 साल के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। और ये कब ऐड किया था? 21A संविधान में ऐड हुआ था 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन के टाइम पे, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2000। यही एक फैक्ट आप याद कर लीजिए कि कौन से संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में आया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आज का आखिरी आर्टिकल है आपका आर्टिकल 22, इसको पढ़ के हम एंड करेंगे। और हाँ, हो सकता है आज एक आध क्वेश्चन भी देख लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 22 आपसे आपका रिलेटेड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अगर आपको आपकी गिरफ्तारी हो जाती है उसके लिए, जैसे अगर पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास अधिकार है कि आप अपने बचाव में वकील कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्थिक क्षमता नहीं है वकील करने की तो आपको सरकार वकील करके देगी, लेकिन आपको वकील करने का हक पूरा दिया जाता है कि आप अपनी बात कानूनी तरीके से रख सकें। नेक्स्ट, 24 घंटे के अंदर पुलिस को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं किया तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब बाकी का अपन करेंगे कल। वेट फॉर पार्ट 2, ये कब करेंगे? वेरी सून। थैंक यू सो मच।